प्यारे साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मुझे ऐसे लोगों के बीच में व्याख्यान का ये अवसर मिला है जो ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर उन्हें सामाजिक संग्राम में कूदना है, जिनके दिलों में, जिनके दिमाग में सिर्फ समाज और समाज का दर्द रहता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, पूर्व न्यायाधीश और आदिवासी मुद्दों पर हमारे प्रदेश की विधानसभा में बेबाकी से आवाज उठाने वाले माननीय डॉक्टर हीरालावा जी और समाज के उभरते चमचमाते जयस के सितारे और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति समाज की आन बान और शान है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ मैं शहीदों को, हमारे पूर्वजों को, जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप सब में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पांडाल के कण कण के मौजूद में इस कार्यक्रम की भव्यता को साकार कर रहे हैं। मैं संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों पर संक्षिप्त में बात रखूंगा और क्या है हमारे संवैधानिक कानूनी प्रावधानों को और उनकी वास्तविक तस्वीर के ऊपर अपनी बात को रखूंगा। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रियम्बल उद्देशिका में उल्लेखित है, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के मूल्यों को स्थापित करने के लिए और उन मूल्यों को स्थापित करने के साथ साथ में उन लक्ष्यों को साधने के लिए एसटी समुदाय को विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें हम अनुच्छेद 15 और 16 इसमें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 40 जिसमें राज्य का दायित्व बनता है कि वो हमारे आर्थिक और शैक्षणिक हितों की वृद्धि करे। फिर अनुच्छेद 244 जिसमें आदिवासियों के लिए विशेष व्यवस्था और 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधान उनको लागू करने के बारे में प्रावधान देखने को मिलते हैं और अनुच्छेद 275 जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए स्पेशल पैकेज, विशेष अनुदान के प्रावधान इस आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। फिर अनुच्छेद 330 और 332 जिसमें संसद में और विधानसभाओं में हमारी सीटों को आरक्षित किया गया है और इनका उद्देश्य था कि आदिवासी समाज को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समानता के अवसर को सुनिश्चित करना, बाकी समाज की तरह उनको भी समानता के अवसर को प्रदान करना इन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य रहा है। फिर हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची के, जो कि मध्य भारत के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में लागू होती है और आदिवासियों को उनके विशेष स्वशासन और उनके ऊपर नियंत्रण करने के बारे में प्रावधान करती है। फिर 6वीं अनुसूची जो कि देश के पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनके स्वशासन और उनको आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए ये प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। फिर पैसा कानून जो कि गांव की ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए और गांव के लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वहां के स्थानीय संसाधनों के ऊपर नियंत्रण और उनके हिसाब से विकास परियोजनाओं की स्वीकार्यता देने के लिए उनको सशक्त किया गया है। फिर वन अधिकार कानून जिसमें व्यक्तिगत वन अधिकार कानून, सामुदायिक वन अधिकार कानून, वनों को प्रबंध करने के लिए और विस्थापन से सुरक्षा का अधिकार और उपरोक्त अधिकारों को स्थापित करने का ये सारे संवैधानिक प्रावधान किए हैं। लेकिन यहाँ पर मौजूद मेरे साथियों, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने सारे संवैधानिक कानूनी प्रावधान होने के बावजूद इस व्यवस्था में अगर शोषित है, अगर पीड़ित है, अगर दुखित है तो वो है सबसे ज्यादा देश का पहला नागरिक आदिवासी। इस व्यवस्था में हमारे सबसे ज्यादा संवैधानिक और कानूनी प्रावधान जिसमें हमारे परंपरागत सामाजिक अधिकार, जिसमें जल जंगल जमीन के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है। यहाँ पर बुद्धिजीवी और अतिथि वर्ग है, उनको मैं माननीय विधायक जी और हमारे चीफ गेस्ट महोदय हैं, उनका विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इतने सारे संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद, कानूनी प्रावधान होने के बावजूद आज मैं ऐतिहासिक चश्मे से इसको देखता हूँ तो मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि भारत की भूमि पर आदिवासी नहीं, आदिवासी की जमीन पर यह देश, ये भारत खड़ा है। और ये बात मान्यवर और हमारे प्रबुद्ध जन है उनको कहना चाहता हूँ कि ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इस बात को मैं आज़ादी के पहले के अंग्रेजों के द्वारा की जो जनगणनाएं थी, इसके पहले एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी की रिपोर्ट को आधार बना करके मैं इस देश की मालकियत, जो पहला नागरिक है उसकी मालकियत के ऊपर दावा कर रहा हूँ। उनका देश है ये, उनके बारे में बात बोल रहा हूँ। साथियों, इसके साथ में हमारे जो बिरसा मुंडा के आंदोलन को कौन नहीं जानता है। उस समय जब बिरसा मुंडा, अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था, उस समय एक कानून बना था
1898 में कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन के बदल बना था, जिसे भूमि संपादन अधिनियम कहा गया था। इस कानून में प्रावधान था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी नहीं ले सकती। ये कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन के बदौलत हमारे हिस्से में आया था, जिसमें इस कानून के बदौलत हमारे हिस्से में एज इट इज संविधान के बनने के बाद में, जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे, आज़ाद भारत में भी एज इट इज इसी प्रावधान को रखा गया था कि आदिवासी की जमीन दूसरा नहीं ले सकता। लेकिन अब सवाल यह है मान्यवर और यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के दिल में कि जब हमारे पास, जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे पास जमीन 70 से 80% थी, तो वो जमीन कहाँ गई? हमारे सामने ये सवाल है, हमको इस बात को भी जानना चाहिए। अरे ये जमीन जब 70 और 80% हमारे पास जमीन थी, तो हो सकता है कि हमारा आदिवासी आदमी क्रिश्चियन बन गया होगा, हो सकता है हमारा आदमी हिंदू बन गया होगा, हो सकता है हमारा आदमी मुस्लिम बन गया होगा। अरे जमीन तो नहीं बनी होगी ना धार्मिक, जमीन कहाँ गई? ये भी हमको जानने और समझने की जरूरत है। साथियों, देश में हो क्या रहा है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पर एक तरफ देश का विकास और दूसरी तरफ आदिवासियों का विनाश हो रहा है। दुर्भाग्य देखा हमारा, इस देश का मालिक इस विकास की मुख्य धारा से ही गायब हो गया है। इस देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि देश का पहला नागरिक आदिवासी है और इस आदिवासी होने का सम्मान उसको एनी हाउ कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में मिलना चाहिए। लेकिन हमारे सामने हमारा समाज आज भी बेसिक उसकी डिमांड पर लड़ाई लड़ रहा है। उसको तमाम सारे उसके संवैधानिक, उसके कानूनी अधिकार उसको दूर किया जा रहा है। साथियों, आदिवासी इस विश्व का पहला आदमी है। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन उसने प्रकृति को अपना घर मानना, जमीन को अपनी मां मानना और जल जमीन जंगल को पूजनीय मानना, ये कभी नहीं छोड़ा। उसके लिए हमेशा जल जमीन और जंगल और पर्यावरण उसके लिए हमेशा पूजनीय और देवतुल्य रहा है। ये सिर्फ आदिवासी समाज की संस्कृति में ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन वही समाज आज उसकी पहचान और उसका अस्तित्व संकट में हमें दिख रहा है। साथियों, इतने सारे संवैधानिक प्रावधान होने के बाद, ये चुनौतियां हमारे सामने आई, ये दुखी, शोषित, पीड़ित होने के बावजूद मुझे अब ऐसा लगता है कि उपरोक्त सामाजिक समस्याओं का समाधान निपटने के लिए जयस एक आंधी और तूफान के रूप में देश में एक तहलका मचाया हुआ है। तो मैं जयस के ऊपर 2 मिनट प्रकाश डालना चाहूँगा, जिसमें मुझे ज्ञात है, मेरा अध्ययन रहा, उस हिसाब से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जयस ने, खासकर इसकी यूथ ने, जिस दिशा में आंदोलन और प्रयास कर रहे हैं, जो आदिवासी की जिंदगी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी लड़ाई और उनके मूवमेंट को लगातार राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर चर्चा आना शुरू हो गया। चाहे जंगल और जमीन के अधिकार की बात करें, या फिर 5वें 6वें अनुसूची की बात करें, या फिर पैसा कानून की बात की जाए, या फिर उनके परंपरागत अधिकार की बात की जाए, ये ऐसे जयस के मेजर पॉइंट है जो जयस लगातार इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते आ रहा है। इसी बात पर, इस दिशा में जयस एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर रहा है और जिसका जीता जागता उदाहरण ये प्रत्यक्ष आज का ये भव्य कार्यक्रम और ये युवा सांसद है। जयस ने समाज को गार्जियन के रूप में देखा है, जो आज समाज उसको उम्मीद की नज़र से देखता है, उसको चालक पालक के रूप में देखता है। जयस ने आदिवासियों की शिक्षा, नौकरी और सामाजिक राजनीति में हर क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसी के साथ में साथियों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और हो सकता है मेरे शब्द उधर उधर हो गए हो, लेकिन मेरा भाव है कि मेरी बहन, मेरी जमीन, मेरी संस्कृति, मेरा आदिवासी समाज बचना चाहिए। इसी के साथ में आप तमाम साथियों को मैं यही कहूँगा कि जय संविधान, जय टंट्या, जय बिरसा, जय जोहार।